So before we start with this chapter, let us understand the concept of oscillations. Now, तो रचित let us say ये तुम हो और ये अपनी बाजू में आरोही खड़ी है, okay? And let us say that Bob जो है वो oscillate हो रहा है, हाँ या ना? Yes. तो Bob oscillate हो रहा है basically मतलब क्या हो रहा है? The Bob is performing to and fro motion. The Bob is performing to and fro motion. Okay. So basically when we talk about oscillation, तो oscillation क्या होता है? The periodic to and fro. What do you mean by periodic? Periodic मतलब the motion which will repeat itself. Okay. So any motion which is repeating itself is called as a periodic motion. ठीक है. अब periodic motion होना है और उसमें क्या होना है to and fro मतलब back and forth motion भी अगर होगा so that motion is basically called as oscillatory motion. ठीक है guys. तो अपने को डेफिनेशन पता होना चाहिए कि oscillatory motion का डेफिनेशन क्या है. The periodic to and fro motion of an object about its mean position, mean मतलब mid position, is called as the oscillatory motion. ठीक है? Is it clear to you? Very good. अभी एक सिंपल सी बात है, याद रखना. क्या बता रहा हूँ मैं, देखो. Now Earth is revolving around sun, बरोबर है. Now Earth को रिवॉल्व अगर मैं सन के अराउंड घूमता हूँ तो 365 दिन लगते हैं. ठीक है. तो अभी एक बात बताना मुझे कि इज इट अ पीरियोडिक मोशन. यस. क्यों सर? बिकॉज इट इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, मोशन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है. ओके. तो पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो हो रहा है क्या? यस हो रहा है सर. 365 डेज में एक राउंड पूरा सन के अराउंड घूम के आ रहा है. ओके. अब क्वेश्चन ये है कि वो ऑसिलेटरी मोशन है क्या, टू एंड फ्रो मोशन है क्या? ऑब्वियसली नहीं है. तो पीरियोडिक है, यस, बट ऑसिलेटरी है क्या? ऑसिलेटरी नहीं है. So the motion of the earth around the sun is a periodic motion, but it is not oscillatory motion. But if I talk about the motion of the simple pendulum, is it periodic? Is it repeating itself in an equal interval of time? Yes, it is repeating itself in an equal interval of time. अच्छा, is it oscillatory motion? Yes sir, ये oscillatory motion है. हाँ या ना? Yes, हाँ. Rotation of earth, the spinning, the movement of earth around the sun. Motion of the earth around the sun takes 365 days. So it is equal interval of time लगता है उसको हर बार 365 days. ओके. अब ये 365 दिन लगते हैं. अब ये टू एंड फ्रो मोशन है क्या? नहीं, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है. मतलब लेकिन पीरियोडिक है, लेकिन ऑसिलेटरी है क्या? एग्जैक्टली. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी. ओके. एवरी पीरियोडिक मोशन इज नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी. मतलब पीरियोडिक है मतलब ऑसिलेटरी होना उसको ही पड़ेगा. ऐसा कुछ गरज है क्या? ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, इसका मतलब अगर वो टू एंड फ्रो मोशन है तो इसका मतलब वो पीरियोडिक होना ही चाहिएगा. सो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन because it will repeat itself, but every periodic motion is not a oscillatory motion. Okay. हर एक oscillatory motion जो होगा वो periodic होगा, लेकिन हर एक periodic motion जो है वो oscillatory नहीं होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. Is it clear to you? Are you understanding what I am trying to say? Okay. So what is oscillatory motion? The periodic to and fro motion of an object about its mean position is called as the oscillatory motion. Now let us take some examples of the oscillatory motion. So हम लोगों ने क्या लिया होगा यहाँ पे, एक सिंपल पेंडुलम लिया होगा. तो सिंपल पेंडुलम देखिए, ये स्प्रिंग देखिए. अच्छा मुझे बताओ ये स्प्रिंग का जो मोशन है, इज इट ऑसिलेटरी? यस सर. टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है क्या? इसमें हो रहा है. यस सर. ये रिपीट हो रहा है क्या? यस सर, रिपीट भी हो रहा है. हाँ या ना? सर ये ऑसिलेटरी है मतलब वो पीरियोडिक होना ही चाहिए, बिकॉज एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन. यस. तो स्प्रिंग मास सिस्टम इज देयर. नाउ ये बताइए मुझे, इज इट ऑसिलेटरी मोशन? यस, अगेन इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन. बराबर स्विंगिंग. नाउ ये जो ट्यूनिंग फोक्स जो है, प्रॉन्ग्स जो है, ओके, तो ये प्रॉन्ग्स भी क्या हो रहे हैं? ऑसिलेट हो रहे. टू एंड फ्रो मोशन इज देयर. तो ट्यूनिंग फोक के जो प्रॉन्ग्स है
तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन द ऑसिलेटरी मोशन मीन पोजीशन. नाउ यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम है. नाउ यहाँ पे देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे हम लोगों ने लिया मीन पोजीशन. फिर मीन पोजीशन से ये गया राइट एक्सट्रीम, फिर राइट एक्सट्रीम से कहाँ पे गया ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे. यहाँ पे एक एक्सट्रीम है और यहाँ पे एक एक्सट्रीम. एग्जैक्टली सुपर. So why point O is called as mean position? Between the point O is lying between the two extreme position and therefore it is also called as equilibrium position. तो दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में अगर पॉइंट O है तो इसीलिए हम लोगों ने उसको मीन पोजीशन कहा है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्यों इक्विलिब्रियम पोजीशन? क्योंकि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट अ पॉइंट O दैट इज मीन पोजीशन इज जीरो. Why it is called as equilibrium position? क्योंकि अगर पार्टिकल O पे है तो उस पे नेट फोर्स कितना एक्ट होता है? जीरो होता है. नेट फोर्स कितना एक्ट होता है? जीरो. The mean position or the equilibrium position is the point where the net force acting on the particle is zero. Okay. So mean position or the equilibrium position is the point where the net force acting on the particle is zero. Where the net force acting on the particle is zero. Clear है? Now let us talk about the extreme position. So what is the extreme position? The extreme position मतलब क्या? मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम राइट में कितना जा रहा है या मैक्सिमम लेफ्ट में कितना जा रहा है, that is the extreme position. The maximum point up to which the particle oscillates about its mean position is called as extreme position. तो मेरे साथ रिपीट करना एक बार. तो extreme position क्या होता है? The maximum point up to which the particle oscillates about its mean position, yes, is called as, very good. तो मैक्सिमम वो कितना जाएगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं या मैक्सिमम पॉइंट बोल सकते हैं. ओके. Now as we can see in this PPT, how many extreme positions we have? Two extreme positions we have. One is on the right side and the other one is on the left side. Okay. So जो right में है उसको हम लोग कहेंगे right extreme और जो left में है उसको हम लोग कहेंगे left extreme. मीन पोजीशन से अगर आप राइट एक्सट्रीम की तरफ जाते हो तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव. विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव. अगर आप मीन पोजीशन से राइट की तरफ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. अगर आप मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव. Now we'll go ahead. So this is the mean position and these are my extreme position. So on the right hand side the displacement is the positive while on the left hand side the displacement is negative. So P is called as the left extreme or the negative extreme. So this is left extreme or the negative extreme while the R is called as the right extreme or the positive extreme. Now हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अभी देखेंगे टाइम पीरियड दैट इज पीरियड T. What is one oscillation? If I talk about one oscillation, तो अब ये डायग्राम देखिए. मीन पोजीशन से वो राइट एक्सट्रीम पे गया, फिर राइट एक्सट्रीम से वापस लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन. तो दिस इज बेसिकली योर वन ऑसिलेशन. तो मीन पोजीशन से चालू होके वो वापस मीन पोजीशन पे आएगा. दैट बेसिक थिंग यहाँ से वहाँ पे जाके फिर वापस उधर आएगा. सो दैट इज द मीन पोजीशन. फिर अगर वो वापस आता है सो दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन. अब इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा. So that time is basically called as the period of oscillation. That time is basically called as period of oscillation. So if someone might ask you what is period, so it is the time taken by the particle performing the oscillatory motion to complete the one oscillation is called as period of oscillation. तो हम लोग एक बार रिपीट करेंगे. The time taken by a particle performing oscillatory motion to complete one oscillation is called as period of oscillation. ओके. सो ये जो रहेगा, ये जो पूरा टाइम जो रहेगा एक ऑसिलेशन के लिए उसको मैं कहेगा टाइम पीरियड. सो टी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला यहाँ पे है 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओके. नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी. उसको हम लोग देखेंगे बाद में.
Time period is measured in terms of second in SI and CGS both the system. Dimensions इसके क्या रहेंगे m0 l0 t raised to 1. तो प्लीज ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा. t is equal to 2 pi by omega. What is omega? Omega is the angular velocity. Okay, ये याद से फॉर्मूला लिख लेना. t is equal to 2 pi by omega where omega is angular velocity. ओके, अब तुम मुझे पूछोगे सर व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओके, सी, अगर इफ द पार्टिकल, आर यू लिसनिंग? हाँ, so if the please try to listen very clearly. If the particle is trying to move along a straight line, if the particle is trying to move along a straight line, then the velocity of the particle is called as a linear velocity. The velocity is called as linear velocity. Now, when it will be called as linear velocity when the particle is trying to move along the straight line. Okay, but let us say if the particle is moving in a circular path or if the particle is in the rotational motion, so that time the velocity of the particle is not a linear velocity, so it will be called as angular velocity. It will be called as angular velocity. So if the particle is moving along the straight line, the velocity is linear velocity. And if the particle is moving in an oscillatory motion or in a circular motion or in a rotational motion, the velocity of the particle is called as angular velocity, which is denoted by omega and which is there in this formula. That is time period is equal to 2 pi by omega. I hope it is very clear to you. Okay. Now let us talk about the frequency. Now frequency is very simple. The number of oscillations of the particle performing oscillatory motion in 1 second. तो 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको मैं क्या कहूँगा? फ्रीक्वेंसी. क्या कहूँगा मैं? फ्रीक्वेंसी. अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू क्या होगा? 1/t. n इज इक्वल टू 1/t. इसका जो एसआई सिस्टम का यूनिट है वो हर्ट्ज है. सीजीएस सिस्टम का भी हर्ट्ज ही है. डायमेंशंस क्या रहेगा? 1/t है तो इसके लिए m0 l0 t raised to -2. सो अगेन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड. तो 1 सेकंड में जितने भी ऑसिलेशंस होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? फ्रीक्वेंसी कहेंगे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड क्या है? देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे मीन पोजीशन है, सुपर, वेरी नाइस. तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड बेसिकली? वेरी गुड. तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन द ईदर साइड. ईदर साइड मतलब राइट में भी जा सकते हो, लेफ्ट में भी जा सकते हो. So that is called as amplitude. So it is basically displacement is measured in terms of meter. CGS unit उसका रहेगा सेंटीमीटर. Dimensions उसका रहेगा m0 l1 t raised to 0. Now amplitude is equal on both the sides of the mean position. At right extreme x is treated as plus a. देखो displacement is a vector physical quantity. Vector है. Okay, तो right पे जा रहा है ये बताने के लिए हम लोग प्लस ए लिखते हैं. अगर वही लेफ्ट पे जाता है तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस ए लिखते हैं. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इफ द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द राइट साइड of the oscillation, so right extreme where the displacement will be treated as plus a, while on the left hand side the displacement will be treated or the amplitude will be denoted by minus a. Okay, now introduction to waves. I hope it is very much clear. तो अभी हम लोगों ने oscillations का basics देखा और हम लोगों ने oscillations का basic इसीलिए देखा ताकि now we are going to use that basics in waves. हम लोग क्या करेंगे? उस वो जो basics हमने देखा वो हम लोग waves में यूज करने वाले हैं. Any doubt in this? Okay. Now let us start with the introduction to waves. ओहो सुपर. ये दिख रहा है तुम्हें? तो ये जो वाटर के जो हाँ हिल्स एंड वैलीज दिख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग वेव्स अभी पढ़ने वाले. वेरी नाइसली. तो वेव्स क्या होती है? देखिए लेट अस कंसीडर अ पूल विद अ स्टिल वाटर. स्टिल वाटर है. नाउ व्हेन अ पेबल इज थ्रोन इन अ स्टिल वाटर अ डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड. तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा. सुपर. आया कि नहीं डिस्टर्बेंस? वेरी गुड. तो ये जो डिस्टर्बेंस आया दोस्तों देखो, so this disturbance gives rise to the water ripples which travels through the water.
Now here you can observe that the disturbance remains for a considerable amount of time. एक थोड़े टाइम के लिए रहेगा। तो देखो पार्टिकल्स ऐसे है। Now can you see how the disturbance is traveling over the surface area? Yes, so this is the exact way that the disturbance is traveling over the surface area of the water. तो एक पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, उसकी वजह से दूसरा ऑसिलेट होगा, दूसरे की वजह से तीसरा ऑसिलेट हो रहा है, तीसरी की वजह से चौथा ऑसिलेट हो रहा है। इन दिस फैशन क्या हो रहा है, पूरा जो वाटर का जो सरफेस है वो क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। सो वेव्स कैन बी डिफाइंड एज a wave is defined as an oscillatory disturbances traveling through a medium without the change of form, without the change of form। अब ये फॉर्म क्या है, मैं आपको बोलूँ फॉर्म यानी कि उसका स्वरूप, नेचर। ओके, नाउ अभी समझो, अभी रचित तुमको मैंने बोला हाय और तुमको सुनाई दे रहा है बाय। फॉर्म चेंज हो गया ना भाई। मैंने क्या बोला हाय, तो तुमको सुनाई क्या देना चाहिए, हाय ही सुना देना चाहिए। बाय सुनाई देगा तो चलेगा क्या। तो फॉर्म जो है, फॉर्म मतलब उसका जो स्वरूप है, जो नेचर है, वो वैसे के वैसे ही रहना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए, चेंज होना नहीं चाहिए। ओके, सो वेव क्या होता है बेसिकली, सो वेव इज डिफाइंड एज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस traveling through a medium without the change of form। So wave is defined as, हम लोग एक बार वापस से define करेंगे। A wave is defined as an oscillatory disturbance traveling through a medium without change of form, without the change of form। Clear है। Now wave motion क्या देखते हैं, so wave motion can be defined as, चलो देखते हैं, the wave motion is a mode of transfer of energy, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑसिलेट हो रहा है, और वो जब ऑसिलेट होता है तो क्या होता है, उसके पास जो भी एनर्जी है वो उसके बाजू में एडजेसेंट मॉलिक्यूल को वो जो एनर्जी है वो क्या करता रहता है, ट्रांसफर करता रहता है। ओके, so basically when I talk about wave motion, the wave motion is a mode of transfer of energy through an elastic medium। Now when I say elastic medium, what do you mean by elastic medium? The medium which can regain its original shape, size and dimensions। ओके, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक रबर है, रबर को मैंने अगर स्ट्रेच किया, अगर उसको मैंने रिलीज किया, तो रबर कैन अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड डायमेंशंस। सिमिलरली अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, या अगर मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ कि एक वेव जो है वो एक मीडियम में से ट्रैवल हो रही है, अगर एक वेव जो है वो मीडियम में से क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है, तो अब तुम मुझे बताना कि मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है। अगर कोई भी वेव मीडियम में से क्या होता है, ट्रैवल होता है, तो मीडियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। अब डिस्टर्ब मीडियम क्या होगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा क्या लाइफ टाइम के लिए? ऑब्वियसली सर, वो मीडियम रिगेन भी होना चाहिए, मीडियम क्या होगा, वो रिगेन भी होगा। एग्जैक्टली तो मीडियम के जो ओरिजिनल शेप, साइज एंड डायमेंशंस जो है वो रिगेन होने चाहिए, हाँ कि ना। तो इसके लिए वो इलास्टिक मीडियम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो इलास्टिक नहीं है तो मुझे बताओ मीडियम में डिस्टरबेंस हो सकता है क्या? अभी आप यहाँ पे देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टर्ब होके वापस अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इलास्टिक मीडियम नहीं है, एक बार डिस्टर्ब हो गया तो वैसे के वैसे ही रहेगा, तो वेव ट्रैवल होगी क्या? वेव ट्रैवल ही नहीं होगी। डिस्टर्बेंस ट्रैवल होगा क्या? ट्रैवल ही नहीं होगा। एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगी क्या? जाएगी ही नहीं। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि मीडियम को इलास्टिक होना इम्पोर्टेंट। तो इट इज अ मैंडेटरी कंडीशन, इट इज अ मैंडेटरी कंडीशन कि मीडियम हैज टू बी इलास्टिक। ओके, अभी और एक चीज है, उसमें हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज मीडियम की होनी चाहिए फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ ये। सो वी विल बी डिस्कसिंग नाउ, ये आगे क्या क्या मीडियम की प्रॉपर्टीज हम लोग आगे देखेंगे। सो वेव मोशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी through an elastic medium from one place to the another due to the oscillatory motions of the particles of the medium about their mean position। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू कि वेव मोशन क्या होता है? सो वेव मोशन इज अ ट्रांसफर ऑफ मोड ऑफ, is a mode of transfer of energy through an, okay, in an elastic medium from one place to the another due to the oscillatory, okay, great, about the mean position। क्लियर है? अब चलते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन।
Now all the particles of the medium perform simple harmonic motion. क्या perform कर रहे हैं बच्चा? Simple harmonic motion. अब तुम बोलोगे सर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज बेसिकली ए पीरियोडिक मोशन इटसेल्फ. ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है पैसा? पैसा बोल रहा हूँ मैं, बच्चा. हाँ पैसा बोल रहा हूँ ना. सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है बेसिकली क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है. क्या होता है बच्चा? पीरियोडिक मोशन. क्या होता है? पीरियोडिक मोशन. तो पीरियोडिक मोशन को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. हार्मोनिक मतलब ही पीरियोडिक. द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज हार्मोनिक और पीरियोडिक. So all the particles are performing SHM. So in a wave motion, all the particles of the medium perform simple harmonic motion. That is, they have same amplitude, period, and frequency. It is the motion of an oscillatory disturbance and not the motion of the particles. एक नंबर. ये दिख रहा है तुमको? पार्टिकल मूव हो रहा है क्या? पार्टिकल इज नॉट मूविंग. सो यस, तो उसका जो डिस्टर्बेंस है, उसका जो डिस्टर्बेंस है, ऑसिलेटरी जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल हो रहा है. पार्टिकल्स ट्रैवल होते नहीं है. अभी किसी ने पूछा कि भाई डिस्टर्बेंस ट्रैवल होता है मतलब नक्की क्या ट्रैवल होता है? तो डिस्टर्बेंस ट्रैवल होता है इसका मतलब सॉरी. तो डिस्टर्बेंस ट्रैवल होता है इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल ऑसिलेट होता है तो एनर्जी ट्रैवल होती है. पार्टिकल डिस्टर्ब होता है तो क्या ट्रैवल होती है? एनर्जी ट्रैवल होती है. तो यहाँ पे पार्टिकल इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन. पार्टिकल उसी जगह पे है और उसी जगह पे वो ऑसिलेट हो रहा है. तो प्रोपेगेट क्या हो रहा है, फ्लो क्या हो रहा है, ये डिस्टरबेंस जो है. ओके, ये जो ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है वो डिस्टरबेंस क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है. पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे समझा क्या मैंने क्या बोला? डिस्टर्बेंस, अभी देखो पानी में पत्थर मारा मैंने तो वहां पे पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही हिल रहे हैं. लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो क्या बोला मैंने आपको, डिस्टर्बेंस है, वो ट्रैवल हो रहा है. हाँ वो ट्रैवल हो रहा है, पार्टिकल्स कहीं भी ट्रैवल नहीं होते हैं. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. तो डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहा है मतलब क्या जा रहा है? एनर्जी जा रहा है. तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम. ये दिख रहा है क्या? डिस्टर्बेंस जा रहा है. समझा क्या रचित? ये क्या जा रहा है? डिस्टर्बेंस जा रहा है. पार्टिकल्स जा रहे हैं क्या? Exactly. So energy is transferred from one particle to another particle. For the propagation of the wave, the medium is necessary. The first property that medium should possess, that the medium should be elastic. Elastic होना जरूरी है. क्यों इलास्टिक होना जरूरी है? अगर वो इलास्टिक नहीं है तो दूसरा वेव पास होगा क्या उसमें? हाँ, तो इसको इलास्टिक होना जरूरी है. सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, इट शुड possess inertia. इट शुड possess inertia. अब inertia क्यों होना चाहिए? बिकॉज देख, आता एकदम सिंपल गोष्ट आहे. आता मला वेव्ह ट्रान्सफर करायची, मला काय प्रोपेगेट करायचं आहे? वेव्ह. तो वेव बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ एनर्जी. इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी. वेव्स बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ क्या होता है? एनर्जी होता है. अभी इनर्शिया रहेगा ना, तभी वो एनर्जी को क्या कर सकता है? प्रोपेगेट कर सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर सिस्टम में इनर्शिया रहेगा, अभी इनर्शिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. इनर्शिया इज बेसिकली रिलेटेड टू मास. ओके, इनर्शिया इज बेसिकली रिलेटेड टू मास. तो अभी होता क्या देखो, इनर्शिया में आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ. अभी लेटेस्ट कंसिडर तुम्हारा वेट है 40 kg और मेरा वेट है लेटेस्ट से 80 kg. ओके, तो अब तुम मुझे बताना कि अगर तुमको मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो तुम्हारा जितना मास है उतना मुझे फोर्स देना पड़ेगा. और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि अगर मैं एक जगह पे बैठा और मुझे मूव करना है तो मेरे वजन जितना मुझ पर क्या देना पड़ेगा? फोर्स देना पड़ेगा. सो बेसिकली इसको कहते हैं इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया is the ability of the body to resist the change. ओके, और चेंज ऑफ फेज, फेज चेंज करने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. ओके, ये हम लोग लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे. द एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ फेज.
is called as inertia. In inertia, तो mass is the measure of inertia. तो inertia measure करते हैं mass से. तो तुम्हारा 40 kg था, मेरा 80 kg था, तो इसके लिए तुम्हारा inertia कम है, मेरा inertia क्या है, ज़्यादा है. ओके, तो inertia is basically mass, और जितना resist करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना resist करेगा जितना उसका मास है. ओके, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ मोशन में है, तो इट विल रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ फेज. फेज म्हणजे त्याची स्थिति. यस, तो वो जगह पे बैठा है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा. तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश क्यों करता है? बिकॉज ऑफ इट्स मास. मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ इट्स मास. एंड फिजिकली दिस टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट is called as inertia. This tendency of the object is called as inertia. That the object is try to become, जब वो resist करता है, अपना phase change करने नहीं देता है. और यहाँ पे in terms of waves, waves के relations में हम लोग ऐसा कहते हैं, wave के relation में हम लोग ऐसा कहेंगे कि भाई ये जो मीडियम है उसमें से एनर्जी स्टोर हो सकती है क्या, एनर्जी प्रोपेगेट हो सकती है क्या. तो ये मीडियम में एनर्जी स्टोर होने के लिए मीडियम को इनर्शिया होना गरजेचं आहे. ओके, तो मीडियम शुड पजेस इनर्शिया. थर्ड ऐसा है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम शुड बी वेरी स्मॉल. फ्रिक्शन कम होना चाहिए, ऑब्वियसली फ्रिक्शन कम होना चाहिए. क्यों? अगर मैं वेव को भेज रहा हूँ एक पर्टिकुलर मीडियम से, तो मीडियम का जो अपोजिशन है वो कम से कम होना चाहिए, तभी ना तो मेरी वेव आगे जाएगी. अगर मीडियम का रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो मेरी वेव्स आगे प्रोपेगेट हो पाएंगी क्या? नहीं हो पाएंगी. तो इसीलिए द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम शुड बी वेरी स्मॉल. लेट अस से कंसीडर अ वेव एज शोन इन द फिगर. ये देखो एक वेव है. वेवलेंथ जो रहता है, एक जो वेवलेंथ रहता है दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. ओके, अगेन दिस इज अनदर वेवलेंथ दैट इज लैम्डा. सो एवरी वेव विल रिपीट इटसेल्फ इन अ स्पेस पीरियोडिकली. हाँ या ना? नाउ एवरी वेव, देखो पहला जो वेवलेंथ दिख रहा है तुमको, ध्यान से देखो, पहला जो लैम्डा दिख रहा है उसमें जो स्पेस कवर किया है वेव ने, सेम स्पेस उसने दूसरे साइकिल में भी कवर किया है, सेम स्पेस वो तीसरे साइकिल में भी कवर करेगा. स्पेस जो है सेम स्पेस वो क्या करेगा, फोर्थ साइकिल में भी क्या करेगा, कवर करेगा. तो मेरे को ये कहना है कि कैन आई से कि इन एवरी साइकिल द वेव इज कवरिंग इक्वल स्पेस. तो दैट इज पीरियोडिक इन स्पेस. पीरियोडिक इन स्पेस मतलब क्या? इक्वल स्पेस कवर कर रहा है हर टाइम के बाद, इक्वल स्पेस कवर कर रहा है हर हर साइकिल में. इट इज कवरिंग इक्वल स्पेस, इट इज पीरियोडिक इन स्पेस. सिमिलरली एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको जो भी टाइम लग रहा है और जो दूसरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लग रहा है, दोनों भी सेम ही है. ओके, तो पहला साइकिल कंप्लीट करने के लिए लेट अस से 1 सेकेंड लगा, तो दूसरे साइकिल के भी लिए 1 ही सेकेंड लगा, तीसरे के लिए भी 1 ही सेकेंड लगा. सो कैन आई से इट इज पीरियोडिक इन टाइम ऑल्सो, because this wave is repeating itself in equal interval of time. Yes or no? So wave motion is basically periodic in space. Similarly, equal time interval लग रहा है उसको, तो equal time interval है, तो इसका मतलब it is periodic in time also. So therefore, can I say wave is doubly periodic in nature. Wave जो होती है, it is doubly periodic in nature. Why doubly periodic in nature? First, it is periodic in space, and the second, it is periodic in time. So it is periodic in space and periodic in time. So therefore it is doubly periodic in nature. So अभी हम लोग को देखना है वेव प्रॉपर्टीज. ठीक है, हेलो. हाँ, वेव की प्रॉपर्टीज अभी हमने देखना है.